हेलो दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का मैंने जो वीडियो बनाया है और अब उस वीडियो से अब अपना पेपर भी मिलाएंगे तो बहुत सारे तमाम ऐसे क्वेश्चन होंगे, 70-80% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में पूछा गया हो। वैसे ही हम फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का लाए हैं जो कि आपके मई जून जो महीने में पेपर होगा उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम बिना समय वेस्ट किए हुए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका इंग्लिश शब्द ग्लोबलाइजेशन है, जिसका मतलब इसका दूसरा नाम भूमंडलीकरण है। इसका दूसरा नाम क्या है? भूमंडलीकरण। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है कि दुनिया भर में लोगों, सरकारों और कंपनियों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है एवं प्रौद्योगिकी एवं व्यापार के जरिए ये दुनिया भर में संपर्क बनाती है और इसका जो अवधि होती है परस्पर इसी पर निर्भर रहती है। फिर से बोलते हैं वैश्वीकरण कि दुनिया भर में लोगों, सरकारों और कंपनियों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाती है। यह क्या होता है कि प्रौद्योगिकी एवं व्यापार के जरिए दुनिया भर में संपर्क बनाती है और इससे होता क्या है कि परस्पर यह इसी पर निर्भर करती है। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? जलवायु में परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन होता है हमारे जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या होता है, के कारण क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जलवायु में परिवर्तन के पहला कारण होता है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन। तो मौसम में परिवर्तन के बाद क्या होता है कि मौसम में जब परिवर्तन होता है तो देखते हैं कि कभी कभी बारिश समय पर नहीं हो पाती है, उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो उसके कारण हीटवेव जारी हो जाता है। जो गर्मियों में पड़ता है नौतपा हम कहते हैं, वो हीटवेव के जरिए होता है, यानी मौसम का क्या होता है पैटर्न बदलाव होने लगता है। फिर दूसरा होता है महासागर में परिवर्तन। महासागर में परिवर्तन। तो महासागर में परिवर्तन क्या होता है कि जब इसका ज्यादा जल का स्तर बढ़ने लगता है तो उसके जो भौतिक एवं जैविक संरचना होती है उसमें क्या होती है, बदलाव आने लगती है, महासागर में परिवर्तन। फिर तीसरा होता है ध्रुव क्षेत्रों में परिवर्तन। ध्रुव क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक। तो ध्रुव क्षेत्रों में परिवर्तन क्या होता है कि यहाँ एक विशेषकर क्षेत्र होता है, यहाँ पर आदमी रहते हैं, ये किसे कहते हैं, बर्फीले इलाकों में। तो जब यहाँ का बर्फ पिघलने लगता है, माने यहाँ का जब बर्फ मेल्ट यानी पिघलने लगता है तो क्या होता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं अस्थायी, उनको क्या होने लगता है, वहाँ रहने में असुविधा होने लगती है। तो यह ध्रुवीय क्षेत्रों में परिवर्तन तीसरा था जलवायु में परिवर्तन के कारण। चौथा था स्वास्थ्य में परिवर्तन। स्वास्थ्य में परिवर्तन। तो कभी कभी देखते हैं कि पृथ्वी के सतह पर ओजोन का स्तर बढ़ने लगता है। ओजोन का स्तर दो बार बढ़ता है, ठंड में भी और गर्म में भी। तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। जब ओजोन का स्तर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, दिल की जो धमनी होती है क्या होती है, रुक रुक कर आती है। जो जिसका दिल की बीमारी होती है उसको ना तो ज्यादा ठंडा तापमान चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म तापमान चाहिए। तो ये स्वास्थ्य में परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन के भी कारण है। पांचवा क्या आया? तो पांचवा आता है प्राकृतिक में परिवर्तन। तो जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो भाई ये सब परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक में परिवर्तन होगा ही। तो प्राकृतिक में जब परिवर्तन होगा तो मनुष्य, फिर से पेड़ पौधे और जीव जंतु सब पर प्रभाव पड़ेगा। ये वाला प्राकृतिक में जो परिवर्तन होगा तो जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आदि सब पर क्या होगा, असुविधा आएगी। ये दो क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन है कि विचलन किसे कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि विचलन किसे कहते हैं या विचलन क्या होता है। तो विचलन माने क्या होता है? विचलित, भटकना। तो विचलन को हम साधारण शब्द में कहेंगे कि किसी राह मार्ग से भटकना या किसी तथ्य की बात कर रहे हैं वहां से दूसरे स्तर पर जाना ही विचलन कहलाता है। किसी राह मार्ग से हटना या किसी शैक्षणिक चीज पर बात हो रही है उससे हटना। अब हम आपको उदाहरण देते हैं। कोई दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि शिक्षा माने कोई किताब पढ़ रहे हैं, और तीसरा लड़का आया उसमें क्रिकेट के बात को क्या डाल दिया। तो ये दोनों लड़के ये वाली बात छोड़कर क्रिकेट वाला बात करने लगे। तो ये क्या किए? अपने राह और मार्ग से क्या हुए? भटक गए। तो इसी को कहते हैं विचलन। चौथा, बाल अपराध। बाल अपराध किसे कहते हैं? तो बाल अपराध तो आप नाम से ही जान गए हम किसके लिए बना है। बाल अपराध माने छोटे बच्चों के लिए अपराध। इसमें क्या होता है? 8 वर्ष से लेके 16 वर्ष के बच्चों का क्या होता है? अपराध बाल अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है कि जब कोई बच्चा जो होता है समाज या कानून के खिलाफ जो गैर कानूनी काम करता है उसे हम बाल अपराध कहते हैं। और इनके लिए एक बाल न्यायालय भी बना है। और बाल अपराध 8 वर्ष से ऊपर के और 16 वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं। उसके बाद से 5वां है क्वेश्चन, साइबर अपराध किसे कहते हैं? साइबर अपराध आज के युग में सबसे चर्चित अपराध क्या है? साइबर अपराध। कंप्यूटर चला रहे हैं, नेटवर्क चला रहे हैं, कोई भी डिजिटल उपकरण चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट चला रहे हैं, इन सभी के द्वारा जो भी ठगी होती है उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। और वर्तमान समय में यह जोर शोर से और सरकार भी इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है और इनके लिए भी और तरह तरह के कानून बना रही है। और सभी लोगों से हम कहेंगे कि भाई साइबर अपराध से सचेत रहिए, क्योंकि यह आजकल जो वर्तमान युग में है यह बहुत कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल उपकरण द्वारा जो ठगी हो रही है वही साइबर अपराध कहलाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कहीं फोन लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रिकॉशन या इंस्ट्रक्शन में दे रहा है कि हाँ भाई इससे सचेत रहे। तो ये होता है साइबर अपराध। छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? आत्महत्या किसे कहते हैं? छठा क्वेश्चन है कि आत्महत्या किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ तरकीबें अपनाता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, वही आत्महत्या कहलाता है। आत्महत्या जब कोई व्यक्ति स्वयं को समाप्त करने के उद्देश्य से नई नई तरकीबें अपनाती है चाहे अपनाता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, वही आत्महत्या कहलाती है। आत्महत्या, ज्यादा तनाव, ज्यादा चिंता, यही सब इसके कारण है। 7वां क्या है? मानक द्रव्य व्यसन। मानक द्रव्य व्यसन 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मानक द्रव्य व्यसन। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति शराब या नशीली चीज या नशीली दवाओं का आदी बन जाता है उसे मानक द्रव्य व्यसन कहते हैं। मानक द्रव्य व्यसन में क्या होता है कि आदमी क्या होता है? शराब का आदी बन जाता है। उसके बिना क्या होता है? उसको नींद नहीं लगती है। वो उसका एक क्या होता है? अनुभव पड़ जाता है कि हाँ हम ये पिएंगे तभी ये कार्य कर सकेंगे। तो मानक द्रव्य व्यसन में यही समझाया गया है कि जब कोई व्यक्ति शराब, नशीली दवाओं या नशीली चीजों का आदी बन जाता है या उसका ज्यादा समय से अनुभव कर लेता है, उस तरह के व्यक्ति चाहे उस तरह का चीज मानक द्रव्य व्यसन कहलाता है। 8वां निर्धनता। निर्धनता, निर्धनता को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी, माने गरीबी। इसका दूसरा शब्द क्या है? गरीबी। तो गरीबी की कोई परिभाषा नहीं होती है, कोई इसका मेन परिभाषा नहीं है गरीबी का। इसे हम अपने अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं निर्धनता गरीबी की। तो भाई हम अपने शब्द में बोल रहे हैं कि जिसका लो इनकम होता है, लो इनकम माने उसका जो आय होता है वो कम होना,
लो इनकम होना, जो उनकी मिनिमम नीड्स हो, माने जो आवश्यकता अनुसार उसकी जो खर्च हो उसको भी फुलफिल ना कर पाना, माने क्या करना, उसको भी संयोज कर ना रख पाना, यानी निर्धनता जिसका लो आय होना और जो उसकी आवश्यकता अनुसार आय है उसमें भी वो क्या करे, उसको सर्विस्ट ना कर पाए, माने बीच में उसको ना कर सके। तो निर्धनता लो इनकम होना, मिनिमम नीड्स को फुलफिल ना कर पाना। और अक्सर क्या होता है, मिनिमम नीड्स क्या होते हैं आपके, गरीबी में आपके घर, कपड़ा और भोजन। गरीबी में क्या आपके माने तीन मुख्य चीज है कि आपको चाहिए, तो हम क्या सिंपल जिंदगी जीते हैं, घर, कपड़ा और भोजन। इसमें भी लोग क्या करते हैं, लो इनकम माने इसमें भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं मिनिमम नीड्स को, तो वही कहलाती है निर्धनता। नौवा चीज है आपका नौवा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये 500 शब्दों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून ने क्या क्या व्याख्या दिया है, कानून ने किस अनुच्छेद में या क्या व्याख्या दिया है, क्या इनको सुविधा दी है। तो अनुच्छेद 15 में सरकार ने या संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या दिया है, देखिए और लिख दे किसमें किसमें इनको मिली है। अनुच्छेद 15, 17, 46 और अनुच्छेद 330। हाँ, इसमें अनुच्छेद 15 में समाज के खिलाफ इनकी जो भेदभाव होती है वो समाज के खिलाफ लड़ना है, जो समाज में इनकी भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ना अनुच्छेद 15 में कहा गया है। समाज में जो इनकी भेदभाव बनी है उसके खिलाफ लड़ना। 17 अस्पृश्यता को खत्म करना, अस्पृश्यता को खत्म करना, अस्पृश्यता को खत्म करना माने क्या होता है, अस्पृश्यता नीच माने क्या, ये जो होता है हमारे क्या छोटे जातियों के लिए भेदभाव, अस्पृश्यता माने भेदभाव, तो इसको 17 में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में खत्म करने को। ठीक, 46 में क्या है कि यह जिस भी स्थिति से यानी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक जिस चीज में इनकी कमी है इनको बढ़ावा दीजिए। 46 अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या दिया गया है कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक चीजों को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और इसमें क्या है कि इनके सीटों के आरक्षण के लिए, लोकसभा सीट में इनके लिए आरक्षण किस बात में रखा गया, अनुच्छेद 330 में उनके जातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। तो यह अनुसूचित जनजातियों के लिए कानून की नियमावली थी जो हमने आपको बताया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, 500 शब्दों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। 10वां, पिछड़ी जाति किसे कहते हैं, पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति माने समाज का पिछड़ा, पिछड़ी जाति माने समाज का पिछड़ा, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो इसमें बताया वही एक प्रकार का ये भी पिछड़ा वर्ग है। लेकिन अनुसूचित जनजाति क्या होता है कि यह अनुच्छेद 342 में इन्हें जगह दिया गया है, और ये हिंदू समाज जो होती है वो चाहे होता है वो उसमें हिंदू समाज में बड़े लोगों की अपेक्षा इन्हें अछूत माना जाता है। और पिछड़ी जाति किसे कहते हैं, यह सबसे निचली कास्ट के होते हैं, यानी बहुत बैकवर्ड होते हैं। यह जन्म के ही आधार से इनका भेदभाव चालू हो जाता है, यह पिछड़ी जाति कहलाती है। पिछड़ी जाति इनको हर एक चीज ले पाना समाज से जटिल होती है, यानी हर एक सुख सुविधा से ये आज भी थोड़ा ना थोड़ा वंचित है, यानी सुख सुविधा से क्या है ये आज भी वंचित है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पहनावा, कपड़ा, भोजन यानी सब में अभी ये क्या करें, अभी पिछड़े इलाके में घर, तो यही कहलाता है कि पिछड़ी जाति, समाज के पिछड़े जाति को कहा जाता है। और यह समाज के खिलाफ क्या करते हैं, निचले वर्ग के माने जाते हैं, जैसे कपड़ा, भोजन, यह सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक चीजों से पीछे रहते हैं, पिछड़ी जाति कहलाती है। 11वां है दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वीआईपी क्वेश्चन है।
अक्सर 200 शब्दों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या क्या है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी आत्महत्या का बारे में बताया, विवेचना किया कि आत्महत्या में हमने क्या बताया कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ तरकीबें अपनाता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में समाजशास्त्र के बुक में बताया है, जाएंगे तो पढ़ेंगे कि दुर्खिम ने सिंपल सी बात कही है कि व्यक्ति समाज को यह सोचकर नष्ट कर लेता है कि उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं है। यानी जब कोई व्यक्ति समाज से अलग थलग बढ़ जाता है और स्वयं को इस सोच कर समाप्त कर लेता है कि उसकी समाज में कोई जगह नहीं है। 12वां, सामाजिक समस्या किसे कहते हैं। 12वां की सामाजिक समस्या किसे कहते हैं। सामाजिक समस्या किसे कहते हैं तो बता दे कि जब कोई व्यक्ति माने समाज में नकारात्मक प्रभाव डालता है। सामाजिक समस्या का तात्पर्य क्या है कि जब बड़े पैमाने पर लोगों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ना ही सामाजिक समस्या कहलाता है। सामाजिक समस्या का तात्पर्य माने क्या होता है, निगेटिविटी माने सोच। यही है कि सामाजिक समस्या का तात्पर्य बड़े पैमाने पर लोगों के बीच नकारात्मक प्रभाव डालना ही सामाजिक समस्या कहलाता है। 13वां, बुजुर्गों की समस्या क्या है। बुजुर्गों की समस्या क्या है तो बुजुर्गों की समस्या आम बात में आप देख ही रहे हैं कि आर्थिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, कमजोरी, समाज में अवहेलना माने उनके बातों को नकारना, समाज में अवहेलना। तीसरा, स्वास्थ्य समस्या। ऐसे तमाम से बहुत सारे क्या है बुजुर्गों की समस्याएं हैं जो आप अपने नजरिए में देख सकते हैं। हमको तो 3 इंपॉर्टेंट सबसे यही समस्या लगते हैं। आर्थिक समस्या, समाज में अवहेलना क्या है, उनके बातों को नकार दिया जाता है, भाई छोड़िए बुढ़ा, इसका कोई बात नहीं लेगा। स्वास्थ्य में समस्या, जैसे उनकी क्या होती है, दिन पे दिन उम्र बढ़ती जाती है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगता है, धीरे धीरे वो क्या हो, उनका शरीर क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। 14वां क्वेश्चन है कि धर्म किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है धर्म किसे कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं तो यह संस्कृत के दृढ़ धातु से बना होता है। संस्कृत के दृढ़ धातु से बना होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन के प्रति जो धारण करता है या जो धारणा बनाता है उसे हम धर्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन के प्रति जो धारणा बनाता है या कोई भी चीज अपने अनुरूप धारण करता है उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म का संस्कृत दृढ़ धातु से बना होता है। इसका मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति समाज के प्रति जो धारणा बनाता है या जो अपनी अनुरूप जो चीज धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर यानी अधिकतर बार उसको कई मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो हर एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा और ये 500 शब्दों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वीआईपी क्वेश्चन, श्वेत शासन अपराध किसे कहते हैं। श्वेत शासन अपराध किसे कहते हैं। श्वेत शासन अपराध किसे कहते हैं तो जब कोई धनी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और साधन संपन्न द्वारा लोग के द्वारा किया गया अपराध श्वेत शासन अपराध कहलाता है। यानी कि जब कोई धनी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति एवं क्या साधन संपत्ति द्वारा लोगों द्वारा किया जाता है उसे श्वेत शासन अपराध कहते हैं। इसमें वो क्या होता है, श्वेत शासन अपराध का मतलब बता दे कि जिसके पास प्रभाव रहता है, पहचान रहता है ज्यादा, उसके प्रभाव से वो क्या होते हैं, कानून की गिरफ्त में नहीं आते। यानी कानून से बचना ही श्वेत शासन अपराध कहलाता है। और इसको सिंपल परिभाषा समाज शास्त्र के नजरिए से कहा गया है कि कोई भी धनी व्यक्ति, उच्च शिक्षित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं साधन संपर्क लोग द्वारा जो होते हैं वो प्रभाव एवं अपने संपर्क द्वारा क्या आते हैं, कानून के संपर्क में नहीं आते हैं, उसे हम श्वेत शासन अपराध कहते हैं। यानी
क्या आप देखते ही है कि भाई विधायक देखे वो सब आ जाएंगे, सुशासन अपराध में शिक्षित व्यक्ति आ जाएंगे, यानी वो अपने प्रभाव एवं संपर्क द्वारा कानून के संपर्क में नहीं आते। तो यह सोशियोलॉजी के 15 जो क्वेश्चन थे, 15 यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके पेपर की दृष्टि में चौथे सेमेस्टर में पूछा जाएगा। हम अगले वीडियो में एजुकेशन साइंस के ऐसे ही तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे। तब तक टेक केयर।